नमस्कार दोस्तों, लीजिए रश्मि फिर हाजिर है एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है अकेली। कहानी अकेली, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो एकाकीपन में जी रही है। उसका पति उसके साथ नहीं रहता, वह महीने बाहर रहता है, हरिद्वार में रहता है और सिर्फ 1 महीना उसके पास रहता है। लेकिन तब भी उसका व्यवहार स्नेहहीन रहता है। लेकिन यह स्त्री अपने अकेलेपन में भी अपने आसपास वालों से मिलजुल कर रहना चाहती है और सभी पुराने संबंधों को बनाए रखना चाहती है। अपने संबंधियों से भी वह अपेक्षा रखती है कि उसे यथोचित सम्मान मिले। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, यह तो हम कहानी पढ़ने के बाद ही जानेंगे। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी स्त्री की कथा है जो कि बहुत मर्मस्पर्शी है, जो आज में अकेले रहते हुए सबके साथ मिलजुल के रहने का प्रयास करती है। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर कर सकता था। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूं हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अवधि अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबंध ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वे उनके वियोग के 11 महीने काटते। मतलब जितने दिन भी रहते थे वे सोमा बुआ को दुखी ही करके जाते थे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वाली के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी कारण घर मुंडन हो तो, किसी के घर में मुंडन हो तो, या छठी हो, जनेऊ हो, कि शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर
काम करती, मानो कि वे दूसरे के घर में नहीं, अपने ही घर में आकर काम कर रही हूं। आजकल सोमा बुआ के पति आए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी होकर चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है। पास रखी कटोरी में से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ भी सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठी। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? फिर बुआ बोलती है, अरे मैं कहीं चली जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौके वाले किशोरीलाल के बेटे का मुंडन था। सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गुरूर है कि मुंडन पर सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभालेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही। और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताए, या कभी क्या हो तो जाने। गीता वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। औरतों को मुंडन में जो गाना गाना था वो न गा के शादी ब्याह वाले गाना गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा। समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतना बना दिया कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम किए हैं कि पंगत में पूरी न पड़े। उसी समय मैदा सानकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरीलाल तो बेचारे इतना जश्न मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद्दा उड़ जाता। तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। यह तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली आती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़े पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? बुआ बोली, यूं तो मैं कहीं आऊं जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता। फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसे बुलावा? वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। नहीं तो कौन भला यूं भट्टी और भंडार घर सौंपते? पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे तो जबरदस्ती दूसरों के घर टांग अड़ाती फिरती, और एकाएक उन्हें क्रोध भरी वाणी और कटु वचन का स्मरण हुआ, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे
रोती क्यों हो बुआ? कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को आकर रहते हैं। सुन लिया करो, और क्या। सुनने को तो सुनाती हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं। इन्हें तो नाते रिश्ते वाले भी कुछ नहीं लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं सभी से तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चलेगा। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ रखो। सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म ये ही लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम की रोया करूं। उस पर से कहीं आओ जाऊं वह भी तो इनके बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासना देते हुए कहा, रो नहीं बुआ। अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती। फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊं। मेरा अपना हरखू होता और उसके पास काम होता तो क्या बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा ही केसरीला। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती हूँ। और वे हिचकियाँ लेने लगी। सूखे पापड़ों को बटोरते बटोरते स्वर को भरकर कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। लो अब चुप हो जाओ, पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह साड़ी समेट कर ऊपर चली गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवरानी, देवर जी के ससुराल वालों की किसी भी लड़की का संबंध भागीरथी जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है तो संबंधी ही है। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। संबंधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वह इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उनके संबंधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारी हो रही थी। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी। खूब रौनक होने लगी। दोनों ही पैसे वाले जो ठहरे, क्या जाने हमारे घर तो बुलावा भी आएगा या नहीं। देवरानी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा।
रखे भी कौन? यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल में निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता? तुम तो समधिन ठहरी, संबंधी न रहे कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। है बुआ, नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ, विधवा ननद बोली। बैठे एकदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देखकर आई है ना? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलावा हो ना हो। और बुआ बिना दो पल भी रुककर वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन के लड़की की शादी में क्या दिया जाता है? संबंधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं? अब कुछ बनने का समय तो हो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है। सो कुछ बनाया ही खरीद लेती हूँ। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीजें? मैं तो कुछ भी नहीं समझू री। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तू ठीक समझे ले आना। बस भद्दा चीज नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखो पहले कि रुपए कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला। उसमें ताला खोला। इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकली। बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए, कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रईस संबंधियों के घर में इतने से रुपए से तो बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद कर दिया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू। आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें तो 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने की चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा,
संबंधियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले। और खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं वो ही अच्छा। तो जाओ ही मत। चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग आवेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊं। यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ दिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुरानी जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना। बस शोभा रह जावे, इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक ही उनकी नजर अपनी हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल संबंधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त सी लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई दिखेगा तो? लेकिन दूसरे ही क्षण ही अपनी इस कमजोरी पर विजय पाते ही वो पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ की चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देखकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच कर कि जब वे ये सब देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलन सारिता की कितनी प्रशंसा करेगी, उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहन कर जाना क्या अच्छा लगता। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जंची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आव रहती है, चमक रहती है। इसमें तो चमक ही नहीं आई। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मांड दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब है? अरे नए फैशन वाले की मत पूछो, ऐन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशियो का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे और उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा।
हर बार बुआ ने बड़े विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? अरे वह पड़ोस वाले की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है और बुलाएंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब हुआ तो बुआ को अनमन भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं क्या बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3। सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है। बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई जैसे शाम हो गई। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि यह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक आते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे धुंधल के में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह के एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर गया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर जैसे सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने क्या है? अभी बना लूंगी। 2 जनों का ही तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना? फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह से धीरे धीरे हाथों की चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए मन से अंगूठी जलाने लगी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर कल आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।